पॉलिटिकल साइंस का कल भाग 4 कर लिया था हमने। कितने से कितने आर्टिकल? 36 से 51। अब हम सब लोगों को पता है कि भाग 1 में 1 से लेके 4, भाग 2 में 5 से 11, 3 में 12 से 35, 4 में 36 से 51। मुझे बताओ 41, 42, 43 कैसे याद रखोगे? द म न, ये क्या है? निर्वाह योग्य पैसे मिले। ये क्या है? मानवोचित, जिसमें कौन सा अवकाश था? प्रसूति अवकाश। ये क्या था? कुछ दशाएं, बेरोजगार, बीमार, दिव्यांग, बुजुर्ग। वेरी गुड। 44 में क्या था? एक जैसे हैं, कॉमन सिविल कोड। बस गोद, विवाह, वसीहत, शादी ये अलग थे। एक आर्टिकल था 48, कृषि, पशुपालन और गाय, गौ हत्या। इससे जुड़ा 48A भी था, वन्य जीव, पर्यावरण, इनकी रक्षा करना, है ना? ये हमने कल पढ़ लिए। सबने घर जाके पढ़ लिए थे ये? ठीक है, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने 36 से 51 देख लिया। आज क्या स्टार्ट करेंगे? 52। और हमें अच्छी तरह पता है 52 से 151 तक किसकी बात करेंगे? अपने देश की, जिसको कहते हैं संघ, है ना? पूरे देश की। अब हम लोग इस टॉपिक को करने से पहले जल्दी से कुछ बेसिक सी बातें सुन लो, समझ लो, उसके बाद सीधे किताब पे पहुंचेंगे। हम मेन आर्टिकल्स पढ़ेंगे, वैसे सारे पढ़ेंगे जब इनके टॉपिक्स आएंगे। आज सिर्फ मेन पढ़ेंगे जितने किताब में मेन है। 52 इंपॉर्टेंट है, 58 इंपॉर्टेंट है, 60, 61 और 72 ये राष्ट्रपति के हैं सारे। वैसे तो 63 से उपराष्ट्रपति आ जाएगा, लेकिन फिर भी मेन 52 में राष्ट्रपति होगा, ये पद है। 58 में है इसकी योग्यताएं। इसके बीच में क्या क्या आएगा? निर्वाचन और ये सारी बातें, भाई कौन राष्ट्रपति कितने साल रहेगा, उसकी अवधि, पुनर्निर्वाचन। फिर 60 में आएगी इसकी शपथ। बाकी सबकी शपथ थी, याद करो, तीसरी अनुसूची में, लेकिन इसकी शपथ नहीं थी। 61 में आएगा महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को टाइम से पहले हटाना। और 72 में आएगी इसकी क्षमा दान की शक्ति। राष्ट्रपति किसी की भी सजा को कम कर सकता है, खत्म कर सकता है, 100% माफ भी कर सकता है, मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। तो ये सारे बार बार जब पढ़ेंगे ना तब याद होंगे। 52, 58, 60, 61, 72 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज्यादा हैं। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति हमारे देश के संविधान के 63, 64, 65 और 69 बहुत बहुत काम के चारों। ध्यान से सुन और समझ लो, फिर किताब से पढ़ेंगे तो बहुत आसान दिखेगा। इसमें उपराष्ट्रपति का पद है, इसमें वो राज्यसभा का पदेन सभापति है। पहले वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनेगा, इसके बाद वो पदेन सभापति। और तीसरे में लिखा है, अगर कभी किसी कंडीशन में राष्ट्रपति को कुछ हो गया, एक्सपायर हो गया, पद से हटा दिया, महाभियोग से हटा दिया, तो उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति किसके रूप में काम करेगा? हाँ, तो पहले अपनी पोस्ट, फिर जिस रूप में काम करेगा, फिर कंडीशन खराब होने पर जिसमें काम करेगा। ये इकट्ठी है 63, 64, 65। 69 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ दी गई है। बस इसके बाद इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर 72 मैंने बता दिया, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। इसके आगे बढ़े तो 72 के बाद स्टार्ट होता है 74, बहुत काम का। और 74 के बाद आप लगा लो 78 काम का। फिर 79, 80 और 81। इस 74 में मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, जिसका प्रधान कौन होगा? पीएम। ये 11, 11, 11 के अंतर पर है। 52, 63, 74, 11, 11 के अंतर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद का प्रधान, जिसको आप कहते हैं प्रधानमंत्री।
तो ये 74 आ गया। 52 याद है तो 11-11 के अंतर पे अपने आप याद हो जाएंगे। इसके बाद 78 कहता है पीएम और राष्ट्रपति के रिलेशंस, कि भाई वो सारी बातें उसको बताएगा और वो क्या उससे पूछ सकता है, सब कुछ एक्सप्लेन किया 78 में। 79, 80, 81 सबसे पहले बात करेगा संसद की, और इसमें बात करेगा राज्यसभा की और फिर लोकसभा की। इसके बाद स्टार्ट होते हैं विधेयक, फिर साधारण, फिर धन विधेयक, फिर कैसे प्रोसेस, कैसे इकट्ठे बैठना, और फाइनली जाके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है 124 में, जिसमें आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट में 148 है, जिसको आप कहते हो कैग। इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं 200 प्लस, मतलब आप ये मान लो 152 के बाद सारी चीजें किससे स्टार्ट हो जाती है? राज्य से, जिसमें राज्यपाल आएगा, विधानसभा आएगी, विधान परिषद आएगी, फिर ये लगभग 237 तक यही सारे चलेंगे। और इनके बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ एक मैंने इंपॉर्टेंट छोड़ दिया, 143 क्या था ये? सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है कौन? हाँ, ये 124 के बाद इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 214 है, जिसमें कि क्या होगा? हाई कोर्ट। इस नंबर को मैंने उल्टा कर दिया, एक और यहाँ पे छोड़ दिया हमने 123, 123 अध्यादेश, यहाँ आओगे 213। ये राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति, वो राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। ये ऐसे कम समझ में आएंगे, किताब उठाओ, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन नहीं करना, ये टॉपिक जब पूरे पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। पेज नंबर कल हमने कंप्लीट किया था 43 तक, ये हमने एक एक पढ़ा था क्योंकि ये पीछे फिर रिपीट कम होंगे। पेज 43 के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में से 51 का पढ़ना रहता था ना हमारा। हमें पता है 51 का क्या है? मौलिक कर्तव्य, पेरेंट्स के, सब लोगों के, अंडरलाइन कर लो। मूल कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति, इस कूलर को थोड़ी देर बंद कर दो ताकि मेरी आवाज ज्यादा आए। स्वर्ण सिंह समिति अंडरलाइन कर लो। ये स्वर्ण सिंह समिति ने एक बात कही या सारा अमेंडमेंट? सारा अमेंडमेंट। ये कौन पीएम थी तुम्हारी इस टाइम? इंदिरा गांधी, बिल्कुल, ये टिक करना। 42वां संविधान संशोधन 1976, यहाँ लिख लो इंदिरा गांधी। और तुम्हारे राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, 77 में मरे थे ना वो, जल्दी से लिख लो इंदिरा गांधी, फखरुद्दीन अली अहमद। अब आ जाओ राष्ट्रपति के टॉपिक पर। सबसे पहला टिक करना अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति, 52 और राष्ट्रपति। फिर 54 टिक करना निर्वाचन, कि किस तरीके से इसका इलेक्शन होगा। फिर 56 टिक कर लो, इसकी पदावधि कितने साल के लिए आता है? 5 साल। फिर 58 अंडरलाइन कर लो, योग्यताएं, अहर्ताएं, अहर्ताएं मतलब एलिजिबिलिटी, योग्यताएं, क्वालिफिकेशन सही शब्द है। इसके बाद 60 पे आ जाओ, शपथ टिक कर लो, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। क्या ये अनुसूची 3 में था? नहीं था, लिख लो यहाँ अनुसूची 3 में नहीं थी। तो अनुसूची 3 में किस किस की शपथ थी? उम्मीदवार की, एमपी एमएलए की और मंत्रियों की। क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भी थी? मैंने सारी पढ़ी थी यहाँ उस दिन, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भी थी। ना राष्ट्रपति पढ़ा, ना उपराष्ट्रपति पढ़ा, ना राज्यपाल, क्योंकि उनके आर्टिकल्स हैं जो मैंने पढ़ा था ना, इसलिए ताकि तुम्हें याद रह जाए। वो ये 3 नहीं पढ़े थे। यहाँ टिक कर लो अनुच्छेद 60, क्या लिखा? अनुसूची 3 में नहीं है। 61 टिक करो, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। ये राष्ट्रपति पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मेन टिक कर रहे हैं। 63 टिक कर लो, उपराष्ट्रपति, कितने कितने का अंतर है? 11, 52, 63, 74। इसके बाद 64 टिक करो, राज्यसभा का पदेन सभापति। फिर 65 टिक कर लो, आकस्मिक रिक्ति, एकदम से एक्सपायर हो जाए, फिर पढ़ लो बस, के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में काम करना, ये उसके कामों को पूरा करना। इसके बाद आ जाओ 69 टिक कर लो, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। ये भी कहाँ नहीं थी? अनुसूची 3 में। लिख लो दोबारा, 3 के आगे लिखेंगे हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। अनुसूची 3 में नहीं थी। इसके बाद टिक करना 72 पे आ जाओ, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार, लघुकरण की किसकी शक्ति है? ये राष्ट्रपति। क्या ये मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है? बिल्कुल, आर्टिकल 7 लिख लो यहाँ, मृत्युदंड वो भी इसी के अंडर आएगा, ठीक है। तो मृत्युदंड की माफी किस आर्टिकल के तहत पावर है? 72।
अगले पेज पर आ जाओ, 74 टिक कर लो, 52, 63, 74 क्या आएगा? मंत्री परिषद। अंडरलाइन करना, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। 76 टिक कर लो, महान्यायवादी, क्या बोलते हैं इसको हम? नहीं, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, लिख लो यहाँ, अटॉर्नी जनरल होता है ये सरकार का, हाँ इंग्लिश में लिखा हुआ देखो अटॉर्नी जनरल। 78 पे आ जाओ, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, डबल अंडरलाइन कर लो, प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस आर्टिकल में है? 78। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या संविधान में वर्णित हैं? बिल्कुल, आर्टिकल 78 में। ऐसे घुमा के पूछेंगे ताकि बच्चे सोचेंगे नहीं लिखे, कर्तव्य लिखे 78 में। इसके बाद संसद पे आ जाओ, 79, 80, 81 तीनों टिक कर लो। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। लोकसभा का इलेक्शन में जो हिस्सा लेते हैं, मतलब वोट डालने के लिए, मैं तुम हम लोग, तो वो 18 साल की उम्र के बाद, इसलिए 81 आएगा। उससे पहले आएगी राज्यसभा, उससे पहले आएगी संसद। न्यायपालिका पर आ जाओ, 124 टिक कर लो, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 143 करो इसमें, बिल्कुल एंड में, इसी में, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्या राष्ट्रपति सलाह मांग सकता है? किससे सलाह मांगेगा? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। वो 3-4 जजेस को बैठ के उसकी प्रॉब्लम को रखेगा, फिर मन करेगा तो सलाह देगा, नहीं मन करेगा तो नहीं देगा। इसके बाद अगले टॉपिक को कर लो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148, हाँ ये कैग है। इसके बाद राज्यपाल पे आ जाओ, 153 राज्यपाल। 157 टिक करना, योग्यताएं 157। 159 टिक कर लो, राज्यपाल द्वारा शपथ। ये शपथ क्या अनुसूची 3 में थी? नहीं थी, लिख लो यहाँ, अनुसूची 3 में नहीं थी। तो आर्टिकल 60, 69 और 159 की शपथ अलग है, बाकी सबकी शपथ कहाँ लिखी है? तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट पे आ जाओ, 161 क्षमा आदि की शक्ति। क्या इसको मृत्युदंड माफ करने की ताकत है? वो किस आर्टिकल में है? 72 में। इसकी है 161 में, ये ध्यान रखनी है। अगले पेज पर आ जाओ, 163 टिक कर लो, मंत्री परिषद। अभी पीछे मंत्री परिषद किसमें थी? 74 में। इसमें उसमें क्या अंतर? ये राज्य की मंत्री परिषद है। इसके बाद 200 टिक करना, विधेयकों पर अनुमति या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित। तो क्या कोई राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को रोक सकता है? कौन से आर्टिकल से? 200, ये इंपॉर्टेंट है। 213 भी टिक कर लो, अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। क्या अध्यादेश पहले भी आया था? कौन सा? 123, यहीं लिख लो, 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। एक जैसे हैं ये, 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। 1, 2, 3 है तो राष्ट्रपति की, और 2, 1, 3 है तो राज्यपाल की। 1, 2, 4 है तो सुप्रीम कोर्ट, और 2, 1, 4 है तो हाई कोर्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट देखना, राज्यों के उच्च न्यायालय में टिक कर लो, 2, 1, 4 राज्यों के लिए हाई कोर्ट। यहीं लिख लो, 1, 2, 4 सुप्रीम कोर्ट। 1, 2, 4 सुप्रीम कोर्ट, वो देश के लिए था। इसका लास्ट टिक करना, 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना की शक्ति किसके पास है? संसद। डबल अंडरलाइन कर लो, पूछेंगे क्या 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है? किसकी शक्ति है ये? संसद की। किस आर्टिकल में? ये बहुत ज्यादा काम किया, 2, 3, 1। 1, 2, 3 क्या था? और 2, 1, 3 भी अध्यादेश। लेकिन 2, 3, 1 क्या है? 2 राज्यों का एक, जैसे हरियाणा का, पंजाब का, चंडीगढ़ का सिंगल हाई कोर्ट है। ये किसकी पावर है? राष्ट्रपति या संसद? ये बहुत काम का है, आधे लोग राष्ट्रपति टिक कर देते हैं। अगला पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या हेडिंग है? हाँ, एक दिन किसी ने इसमें बीच में पूछा था, तब मैंने कहा था इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी जब ये टॉपिक आएगा। अब थोड़ी देर सब लोग एक्टिव होके इस टॉपिक को समझना। क्या हेडिंग लिखी है इसमें? संघ शासित क्षेत्र। ये क्या होते हैं? यूनियन टेरिटरी, है ना, टेरिटरी। अब मुझे बताओ, यूनियन मतलब क्या है? संघ, यानी इनका सारा काम कौन संभालने वाला है? केंद्र।
जिसको आज आप मोदी सरकार कहते हैं, वही तो केंद्र सरकार है। यूनियन टेरिटरीज के लिए आपके देश में ये प्रावधान था कि इनको केंद्र संभालेगा, और इसलिए यहाँ पे ना सीएम की जरूरत ना एमएलए की, क्योंकि केंद्र भेज देगा किसी भी गवर्नर को, या अगर उसको ठीक लगेगा तो वो प्रशासक को भेज देगा, एडमिनिस्ट्रेटर को भेजेगा, क्या अड़ोस पड़ोस के किसी राज्य के ही हेड को वहां का हेड बना देगा। जैसे पंजाब का जो हेड है वही तो चंडीगढ़ का भी हेड माना जाता है। लेकिन दो राज्यों में इसकी जरूरत पड़ी, एक तो दिल्ली और एक पुदुचेरी। इन दोनों के साथ ये फील किया गया कि ये दोनों राज्य की तरह काम करें, लेकिन राज्य नहीं बन सकते, क्योंकि दिल्ली में पुराने टाइम में आप हिस्ट्री पढ़ के आए हो, कभी मुस्लिम आक्रमण, कभी ईरान के शाह आके यहाँ पे आक्रमण करे, कभी अफगानिस्तान से आके बस गए, कभी तुर्किस्तान से, कभी आपके ओरिजिनल, कभी बंगाल से। यानी दिल्ली मिक्सचर था, कोई एक जात पात बाहुल्य नहीं था। अब जैसे हरियाणा है तो हरियाणवी लोग ज्यादा हैं, जिसमें जाट बाहुल्य हैं या ब्राह्मण हैं या बाकी इस तरह की जो जात पात वाले लोग हैं। लेकिन दिल्ली अगर आप देखें तो एक बड़ी आबादी यहाँ मिक्सचर है, तो दिल्ली को एक आदमी के अंडर रखना बड़ा मुश्किल लगा, इसलिए इसको क्या बना दिया गया। लेकिन फिर दिल्ली की बहुत सारी बातों में जरूरत फील हुई कि नहीं, दिल्ली में राज्य की तरह भी काम हो। और दिल्ली क्योंकि राजधानी है, दुनिया उठ उठ के कहीं कहीं से दिल्ली आके बस गई। छोटी सी दिल्ली में करोड़ों लोग रहते हैं, पता होगा ना तुम्हें, ये जितने पूरे हरियाणा में है उससे कई गुना ज्यादा दिल्ली की छोटी सी टेरिटरी में रहते हैं। तो ये फील किया गया कि दिल्ली के लिए स्पेशल कोई प्रावधान होना चाहिए। पहले आपके संघ शासित क्षेत्रों के लिए अलग से आर्टिकल्स थे, लेकिन दिल्ली के लिए आपको अमेंडमेंट करनी पड़ी, और 69th अमेंडमेंट जो कि आपके देश में 1991 में हुई, इसके तहत कहा गया कि आपके देश में दिल्ली में एक क्या बना दी जाएगी, विधानसभा। और विधानसभा से पहले कहा गया दिल्ली का नाम बदलेंगे, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली का नाम बदल के कर दिया गया एनसीटी। मैंने आर नहीं लिखा, एनसीआर में केंद्र शासित प्रदेश नहीं आता। एनसीटी का मतलब है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीटी और एनसीआर में अंतर है। एनसीआर का मतलब है दिल्ली प्लस राजस्थान प्लस यूपी प्लस हरियाणा। क्या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हरियाणा के 14 जिलों में अपनी मर्जी से कोई काम कर सकते हैं? एक भी जिले में नहीं कर सकते। तो इसलिए एनसीआर को मत याद करना यूनियन टेरिटरी में। यूनियन टेरिटरी में क्या याद करोगे? एनसीटी। इसको हम भूल जाएंगे जब दिल्ली की और एनसीटी की बात करेंगे। 239 में कहा कि भाई केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कैसे संभालेंगे। फिर 239A बनाया, मतलब बाद में चेंज किया, और कहा कुछ अगर जरूरत पड़े कहीं कहीं पर, जैसे कुछ से एग्जाम्पल ये मान लो यहाँ विधानसभा का गठन किया जा सकता है, ऐसा लिख दिया। फिर दिल्ली के लिए तो बहुत सारे चेंजेस करने पड़े, जिनमें 239AA आ गया, और फिर 239 एक मैंने तुम्हें पहले बताया था AB। इस 239AA वाले में ही दिल्ली के लिए अलग से बहुत सारे प्रावधानों के तहत ही क्या आ गया यहाँ पर? एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। 1991 में ये अमेंडमेंट हुआ, और इसी के कारण 1993 में दिल्ली में पहली बार एनसीटी के तहत क्या बनाई गई? विधानसभा। 91 में वो अमेंडमेंट हुआ, जिसको एग्जीक्यूशन में लाते लाते 1-1.5 साल लग गया। इसलिए पहली विधानसभा कब बनी है? इससे पहले भी दिल्ली में विधानसभा थी, लेकिन तब वो एनसीटी नहीं था। क्या था वो? दिल्ली। अब दिल्ली क्या बन गया? एनसीटी। 239AB में कहा कि दिल्ली में जो विधानसभा होगी, यहाँ जो भी आदमी बैठेगा जो इसका मुखिया होगा, तो विधानसभा का मुखिया कौन होता है? सीएम। आपके पूरे देश के सीएम जितने भी हैं, यानी हर राज्य का एक सीएम मान लो, तो उन सबकी नियुक्ति करता है उस राज्य का राज्यपाल। लेकिन जब दिल्ली का जिक्र करेंगे तो दिल्ली के सीएम की नियुक्ति वहां का राज्यपाल नहीं करेगा। इनफैक्ट दिल्ली में राज्यपाल है ही नहीं, दिल्ली की पोस्ट है उपराज्यपाल, जिसको आप कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। बाकी सब इलाकों में ना गवर्नर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जब दिल्ली के सीएम की बात करें तो एलजी है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन इसकी नियुक्ति एलजी नहीं करता, इसकी नियुक्ति करता है स्वयं भारत का राष्ट्रपति।
पेपर में ऐसे ही पूछ लें कि किस राज्य के चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, तो जितने राज्य है ना सबकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन दिल्ली की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और यहाँ पे टोटल 70 एमएलए की सीट्स हैं, जिसका 10% ही टोटल मंत्री बन सकते हैं। इसका मतलब 7, जिनमें से एक सीएम भी होगा, तो 6 ही मंत्री हो सकते हैं, सीएम समेत 7 मंत्री। इन 7 की नियुक्ति कौन करेगा? भारत का। इसके अलावा कहा गया कि यहाँ पे जो दिल्ली सरकार होगी ना, अब जैसे हरियाणा पुलिस है, इसकी देखरेख कौन करती है? हरियाणा सरकार। हरियाणा में टीचर्स की भर्ती कौन निकालती है? हरियाणा। ऐसे यूपी पुलिस की भर्ती यूपी सरकार। लेकिन दिल्ली की 3 चीजें, पहली चीज दिल्ली की पुलिस यानी दिल्ली पुलिस, दूसरी जिसको लॉ एंड ऑर्डर कहा जाता है वो काम भी तो पुलिस ही देखती है, और एक तीसरा और था इसमें, नहीं प्राइमरी स्कूल नहीं, एक और पॉइंट था मेरे दिमाग से स्लिप हो गया, चलो अब याद आएगा तो बता दूंगी मैं। दिल्ली की सरकार इन चीजों को नहीं देख पाती, एक थर्ड पॉइंट अभी याद नहीं आ रहा। तो दिल्ली की सरकार जो ना उसके हाथ बांध दिए, और इन सबको कौन देखेगा? तो इन सब की जिम्मेदारी दे दी भाई केंद्र देखेगा। एक तरह से फंसा दिया ना, क्योंकि पुलिस से ही तो प्रशासन पे थोड़ा सा दबाव बनाते हैं सब लोग। अब आपकी दिल्ली सरकार के हाथ में दिल्ली पुलिस नहीं है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी देखो एसएससी ने कंडक्ट कराई है, जबकि आपके सारे पूरे देश की पुलिस की वैकेंसी वहां का बोर्ड कंडक्ट कराता है। तो दिल्ली में कुछ चीजें जो कि किसकी पावर में होनी चाहिए वो नहीं है, एक बात। दूसरी बात, किसी भी राज्य में अगर सीएम और राज्यपाल की आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वहां पे किसकी चलती है? असली पावर सीएम की होती है, राज्यपाल की? असली सीएम की होती है, रियलिटी है सीएम की। लेकिन दिल्ली में सीएम है ना, ये सीएम राज्यपाल अगर उपराज्यपाल से किसी बात पे भिड़ जाए तो उपराज्यपाल बहुत ज्यादा पावरफुल है कुछ सेंस में। पूरे देश के राज्यपाल एक तरफ खड़े कर दो और दिल्ली का उपराज्यपाल अकेला ज्यादा पावरफुल। किस तरह से? सारे राज्यपाल कठपुतली हैं, जैसे सीएम नचाते हैं वैसे नाचते हैं, लेकिन दिल्ली का उपराज्यपाल इस सीएम को काम करने से रोक देगा। किसी भी मुद्दे पे अपनी टांग बीच में अड़ा के कहेगा मैं नहीं इस काम को करने दूंगा, और अगर ये चिक चिक करेगा ना तो मामले को सीधे पहुंचा देगा भारत के राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जिस पार्टी का है, आप खुद देखो आज की स्थिति में राष्ट्रपति बीजेपी का, मोदी सरकार बीजेपी, और अगर एलजी को जानते हो तुम तो वो भी बीजेपी का ही एक बड़ा आदमी है। अब दिल्ली में जो पार्टी है वो आम आदमी पार्टी, यानी सीएम तो है आप पार्टी का, उपराज्यपाल बीजेपी का, देश का राष्ट्रपति बीजेपी का, और केंद्र सरकार का मुखिया बीजेपी का। तो तुम्हें क्या लगता है दिल्ली को काम करना आसान होगा या मुश्किल? इतने ज्यादा अड़चने लगाते होंगे। अब तुम मैं तो सोच नहीं सकते ना। अभी मैं पढ़ रही थी थोड़ा सा, सीएम और उसके कई बड़े मंत्रियों ने ना 2018 में एलजी के घर पे धरना दिया, 4-5 दिन जाके वहां बैठ गए, उसके सोफे वोफे जो कमरा था ना गेस्ट रूम का उसमें ही पड़े रहे 3-4 दिन, निकले ही नहीं वहां से। बोले हमारे काम ही नहीं करता, हम क्या करें। तो तुम सोचो एलजी ने उनको कितना जीना मुश्किल कर दिया होगा कि वो 4-5 दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां जाके बैठ गए। ये दिल्ली यहाँ जाके कमजोर दिखता है, यहाँ जाके किसकी स्थिति अच्छी दिखती है? उपराज्यपाल की। तो लेकिन वैसे दिल्ली को फायदा क्या है कि बाकी यूटी से तो बेहतर ही है। चंडीगढ़ तो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकता, दिल्ली कम से कम कुछ तो कर सकता है, लेकिन इन दोनों चीजों में कमजोर दिखता है। एक तो पुलिस इसके हाथ में नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर इसके हाथ से नहीं चल सकता, और दूसरा इसको कौन खुश रखना पड़ेगा? उपराज्यपाल। अगर चिक चिक हो गई तो उपराज्यपाल अपनी बात किसके थ्रू? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के सामने थोड़ी किसी सीएम की चलेगी। तो इन मामलों में दिखता है कि कौन ज्यादा पावरफुल है? केंद्र सरकार। अगर किसी एक मुद्दे पर दिल्ली सरकार भी नियम बना दे, दिल्ली सरकार नियम बना दे और उसी सेम मुद्दे पे केंद्र सरकार नियम बना दे, तो किसकी मानी जाएगी? फिर दिल्ली में केंद्र सरकार की चलेगी। है दिल्ली उनकी, लेकिन चलेगी केंद्र सरकार की। अब देखो, संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी किस भाग में थी यूटी? भाग 8 में। लिख लो यहां भाग 8, पहला टिक करना, अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, मतलब यूटीज का प्रशासन। 239 ए या क पढ़ लो। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडल बनाना या मंत्री परिषद का या दोनों का सृजन, यानी कहीं कहीं जरूरत पड़े तो क्या बना ले? एमएलए, उसको कह रहे हैं ये। अब आ जाओ 239 का, इसको बोलते हैं 239 ए, इंग्लिश में लिखें तो डबल ए, बड़े वाला। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। क्या उपबंध? दिल्ली का क्या नाम रख दिया? एनसीटी। लिख लो यहाँ, लिखो 69th अमेंडमेंट, पूरी लाइन लिखो यहाँ, या ऊपर लिख लो, ऊपर जगह खाली है, ऊपर लिखो
69th अमेंडमेंट, 69th अमेंडमेंट यानी 69वां संविधान संशोधन 1991, 69th अमेंडमेंट 1991, दिल्ली का नाम एनसीटी किया गया। एनसीआर अलग चीज है, एनसीटी अलग चीज है। एनसीटी किया गया, कौन से सन में किया ये काम? ठीक है, तो दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध हो गया ये। इसके बाद और क्या किया? हाँ, ये तो हमने लिख लिया, ए लिख लिया ना, यहीं ऊपर लिखो 239 AB, जो नहीं दिया यहाँ, वैसे मैंने तुम्हें पहले बताया हुआ है। अनुच्छेद 239 AB, दोनों बड़े लिखना अल्फाबेट, AB 239 AB। इसमें लिखो इस लाइन के सामने, इमरजेंसी की स्थिति में लागू होता है केवल दिल्ली में, ये ब्रैकेट में लिखना, इमरजेंसी या आपातकाल की स्थिति में लागू होता है केवल दिल्ली में। ठीक है, अच्छा वो 3 भूमि था, एक दिल्ली वाला, इसमें एक पॉइंट लिखो, जल्दी से लिखो। दिल्ली की सरकार के पास, या दिल्ली सरकार लिख लो, दिल्ली सरकार के पास पुलिस, दिल्ली सरकार के पास पुलिस कॉमा कानून व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर जिसको बोलते हैं, कानून व्यवस्था और भूमि संबंधी अधिकार नहीं है। दिल्ली सरकार के पास पुलिस कॉमा कानून व्यवस्था और भूमि संबंधी अधिकार नहीं है। तो किसके पास है ये? हाँ, ब्रैकेट में लिख लो, केंद्र के पास है। तो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और एक भूमि संबंधी अधिकार, ये तीनों किसके क्षेत्र में है? केंद्र के में। ठीक है, अब तुमसे पूछें कि दिल्ली में इमरजेंसी किस आर्टिकल से लगेगी? 239 AB। दिल्ली का नाम एनसीटी किस आर्टिकल में है? 239 AA। कौन से अमेंडमेंट से हुआ? 69, 1991। और विधानसभा कब अस्तित्व में? 1993 में। ये लाइन लिख लो, लिखो दिल्ली विधानसभा 1993 में अस्तित्व में आई। वैसे पहले भी थी, जब वो यूटी नहीं था 53-52 में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं थी। दिल्ली विधानसभा 1993 में अस्तित्व में आई। दिल्ली के सीएम को और पौंडीचेरी के सीएम को कौन नियुक्त करेगा? बाकी सबको राज्यपाल। ये लाइन लिख लो, लिखो दिल्ली और पुदुचेरी के सीएम को स्वयं राष्ट्रपति नियुक्त करता है। दिल्ली और पुदुचेरी या पौंडीचेरी के सीएम को स्वयं राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और बाकी मंत्रियों को भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये तो कॉमन सेंस है, जिस एक को कर रहा है तो बाकियों को भी करेगा। अब मुझे बताओ, केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर है या दिल्ली सरकार? दिल्ली में, हाँ, दिल्ली में ज्यादा ताकतवर है केंद्र सरकार। तुम कैसे कह सकते हो ये बात? पुलिस केंद्र के हाथ में, भूमि संबंधी कानून, पब्लिक ऑर्डर केंद्र के हाथ में, एक बात। दूसरी बात कैसे कह सकते हो? अगर कभी एक बात पर दोनों ने नियम बनाया तो किसकी चलने वाली है? ये एक लाइन में लिख लो, लिखो दिल्ली में केंद्र की स्थिति, दिल्ली में केंद्र की स्थिति दिल्ली सरकार से ज्यादा मजबूत है। दिल्ली में केंद्र की स्थिति दिल्ली सरकार से ज्यादा मजबूत है। तुम्हें पता है, मनीष सिसोदिया बहुत दिनों से कह रहे हैं कि दिल्ली को क्या बना दें? राज्य। अगर दिल्ली राज्य बनती है तो 3 पावर तो इसको मिलेंगी ही मिलेंगी। कौन सी 3 पावर? पुलिस, कानून और भूमि। और अगर ये 3 चीज इसके हाथ में आ गई तो फिर पुलिस के डर से तो लोग सीधे रहते हैं। अब ये पुलिस को मदद मांगने के लिए डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? केंद्र सरकार। तो सारी चीजें केंद्र सरकार ऐसी करेगी ताकि इनकी बेइज्जती हो। भाई, 2 अलग अपोजिशन की सरकार है। बीजेपी ने भी अपने आदमी इलेक्शन में उठाए और आपने भी। कौन लोग जीते? लेकिन देश में कौन जीती? और अभी तुमने लिखा कि दिल्ली में केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर है।
तो क्या दिल्ली में आप वो काम खुल के कर पाएगी जो वो करना चाहती है? इसीलिए आप पार्टी पिछले 4-5 साल से लगातार एक मुहिम चला रही है कि दिल्ली को किसका दर्जा दे दो? राज्य का, क्योंकि हर राज्य की पावर अपने हाथ में होती है। राज्य में राज्यपाल इंपॉर्टेंट नहीं होता, राज्य में सीएम इंपॉर्टेंट होता है। और दिल्ली में कौन इंपॉर्टेंट बना बड़ा? उपराज्यपाल। वो जब देखो शिकायत इसकी अरविंद केजरीवाल की किसको कर देगा? राष्ट्रपति। यानी वो केंद्र की भी नौकर की तरह बात सुने और एलजी की भी बात सुने। अपने आप कुछ कर नहीं सकता, ना पुलिस उसके हाथ में, ना पब्लिक ऑर्डर उसके हाथ में, ना भूमि। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। चलो अगला टिक करना। यूनियन टेरिटरी क्लियर हो गया सबको? ये बहुत काम का पॉइंट था। 240 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 41 में बस पढ़ लो। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। क्या किसी यूटी का अपना पर्सनल हाई कोर्ट है? दिल्ली का। अंडरलाइन कर लो, यहाँ लिख लो, केवल दिल्ली का अपना स्वयं का न्याय हाई कोर्ट है। हाँ, सिर्फ अपना अकेली का, बाकी किसी का नहीं है। दिल्ली का अकेली यूटी का अपना हाई कोर्ट है। तो पूछ लेंगे दिल्ली का हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत है, तो क्या कहोगे? 241। इसको डबल टिक कर लो, दिल्ली का अकेले का। ग्राम पंचायत और नगर पालिका पे आ जाओ। कौन सा भाग था पंचायत का? 9। यहाँ लिख लो भाग 9। अनुच्छेद 243 टिक करना। ग्राम पंचायत की परिभाषा। अनुसूचित जाति और जनजाति का भाग याद है? 10। लिख लो यहाँ भाग 10। 244 टिक कर लो। अनुसूचित जाति और जनजाति, क्या इसकी कोई अनुसूचियां भी थी? 5वीं 6ठी। तो देखो 5वीं 6ठी अनुसूची, 10वां भाग और आर्टिकल 244, 45 और सारे फिर, ठीक है, 45 से पहले पहले बस उसमें ABCD कर दिया। इसके बाद आ जाओ, संघ और राज्यों के बीच संबंध में कोई आर्टिकल काम का नहीं है, छोड़ दो इसको। अगले पेज पर आओ। एक आर्टिकल काम का है, अनुच्छेद 280, बस ये इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग। ये बहुत काम का है, इसको एक्सप्लेन करेंगे जब आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग टिक करना 46 पर, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 का किस भाग में था ये? भाग 12। लिख लो यहाँ भाग 12। इसके बाद लोक सेवा आयोग पे आ जाओ। कौन सा भाग था ये? 14 भाग था, लिख लो यहाँ भाग 14। 315 टिक करना, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, बस एक काम का था। निर्वाचन पे आ जाओ। भाग याद है निर्वाचन? 15 लिख लो निर्वाचन के पास, भाग 15। पहला पॉइंट टिक करो, 324 इलेक्शन कमीशन की बात करता है। इसके बाद ठीक नीचे आ जाओ, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। एक बार बोर्ड पे देखो जरा, तुम्हारे यहाँ 2 वर्गों की तो खास बातचीत हमें करनी पड़ेगी। एक SC ST और एक थे पहले, अब हट गए, एंग्लो इंडियन। 4 आर्टिकल तो इन्हीं के थे ना, 330, 331, 332, 333। पहले हम अपने देश के SC ST की बात करेंगे। 330 में देश के SC ST लोकसभा राज्यसभा में, और यहाँ राज्य के SC ST विधानसभा विधान परिषद में। और फिर हम बात करेंगे एंग्लो इंडियन लोकसभा और एंग्लो इंडियन विधानसभा। अभी पिछले साल आप अच्छी तरह जानते हो, लॉकडाउन से ठीक पहले आपके देश में संविधान में 104वां संविधान संशोधन करके इनका टाइम पीरियड अगले 10 साल यानी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया, इनका भी और इनका भी। और ये एंग्लो इंडियन और ये एंग्लो इंडियन खत्म कर दिए। ये सब एक ही अमेंडमेंट से हुआ। कौन सा नंबर? 104। सारा टॉपिक वही है, टिक मार्क कर लो फटाफट। अनुच्छेद 330, ये जो बात करो ना, ऐसे एक नंबर कहीं रह जाएगा फिर पता चलेगा। 330 टिक कर लेना फटाफट से। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। पूछ लेंगे लोकसभा में आरक्षण किस भाग में है, तो क्या कहोगे? भाग 16। लिख लो यहाँ भाग 16। अनुसूची भी थी ना इनकी, 5, 6। अगले पेज पे आ जाओ। अनुच्छेद 331, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब खत्म हुआ है इसलिए पूछ सकते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कौन से अमेंडमेंट से खत्म कर दिया? तो 104 ने 4 आर्टिकल्स की बात की, 2 के टाइम पीरियड बढ़ाया और 2 को खत्म कर दिया। 331, 33 खत्म कर दिए, 30 और 32 बढ़ा दिए। कितने साल के लिए? 10 साल। अगला टिक कर लो। 332, राज्यों की विधानसभाओं में SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण कब तक के लिए बढ़ गया? ये नौकरियों की बात नहीं कर रही, कह रहे हैं विधानसभा में बढ़ा दिया और लोकसभा में। नेक्स्ट टिक करना 333,
राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है या खत्म कर दिया? लिख लो अब समाप्त। तो 104 से 4 आर्टिकल्स पे फर्क पड़ा, 330 पे टाइम पीरियड बढ़ा, 31 में हट गए, 32 में टाइम पीरियड बढ़ा और 33 से हट गए। इसके बाद भाषा पे आ जाओ, लिख लो भाग 17। भाषा जहां लिखा है ना नीचे, भाग 17, पहला पॉइंट अंडरलाइन करो, 343 संघ की राजभाषा। हम अच्छी तरह जानते हैं हमारी राजभाषा हिंदी है, बाकी नहीं पूछेंगे, अगले पेज पे आओ। आपातकाल, आपातकाल के 3 आर्टिकल तुम्हें पहले ही पता है, 352, 56, 60। कौन सा भाग था ये? ऐसे गोल वाला 18, लिखो यहाँ भाग 18। आपातकाल पहला टिक करना, अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा। 356 टिक कर लो, राज्यों में, डबल अंडरलाइन, राज्यों में, वो देश में, ये राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। क्या दिल्ली में भी 356 लगेगा? 239 ए बी, और 239 ए से क्या किया? दिल्ली का नाम एनसीटी कर दिया, और सब में बन सकती है विधानसभा, ये कहां लिखा है? 239 में, ए में। ए सिर्फ सबके बारे में बात करेगा, ए दिल्ली और ए बी भी दिल्ली के बारे में। क्या पौंडीचेरी का भी सेम था? उसका अलग था, उसका टेरिटरी। पौंडीचेरी हमारा हिस्सा भी तो नहीं था, बाद में हमने छीना था ये तो। चलो इसमें टिक कर लो, 356 में राज्यों में। 358 टिक करना, आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। इस 19 में क्या था? 19 में थी अलग अलग तरह की आजादी। एक दो एग्जाम्पल बताना। झंडा फहराने की, घूमने की, बोलने की, है ना, नौकरी करने की, ये सब बंद कर सकते हैं। यहाँ लिख लो स्वतंत्रता, फिर उससे तुम्हें सारा याद आ जाएगा। 19 का निलंबन कर सकते हैं, ऐसा लिखा है 358 में। 359 को टिक कर लो, भाग 3 द्वारा दिए अधिकारों का निलंबन। क्या भाग 3 के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं? आर्टिकल 21 बस वो चलेगा, बाकी सब हटा देंगे। 360 टिक कर लो, वित्तीय आपातकाल। भाग 20 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान का संशोधन, लिख लो भाग 20। आर्टिकल 368 किस देश से सीखा हमने? साउथ अफ्रीका, मेंशन कर लो। उसके बाद नीचे आ जाओ, अगले लास्ट पेज, इसमें 370 टिक करना। अब तो ये हमारे लिए यूजलेस है। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, अब हमने क्या कर दिया, इसको खत्म। यहाँ लिख लो 31 अक्टूबर 2019 से समाप्त। 31 अक्टूबर 2019 से समाप्त। इसके बाद नीचे बस मोटा मोटा देखो, जो पिंक कलर में लिखा है, महाराष्ट्र गुजरात में उपबंध, नागालैंड, असम, मणिपुर, टिक मत करना, सिर्फ पढ़ लो। आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, यानी सब राज्यों में कुछ एरियाज में कुछ न कुछ कभी ना कभी चेंजेस किए गए हैं। 392 सिर्फ पढ़ लो, कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसके बाद ये टॉपिक खत्म कर दिया, जबकि टोटल आर्टिकल कितने हैं? 3 आर्टिकल कौन कौन से छोड़ दिए इन्होंने? 393, 394 और 395। ये इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ये पहले चैप्टर में तुम्हें मैंने बताए थे। इस 393 में हमारे संविधान का नाम है, और क्या नाम है तुम्हारे संविधान का? हाँ, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें लिखे हैं वो 15 आर्टिकल जो आपको 26 नवंबर 1949 को पावर में लेकर आने थे। इसमें लिखे हैं, इसलिए हम कहते हैं 16, इसको भी गिनते हैं। और इसमें लिखा है अब के बाद, यानी जब ये अपनाया जाएगा, भारत शासन अधिनियम, कौन सा सन? 1935 समाप्त हो जाएगा, और अब के बाद भारत का सारा काम किसके अकॉर्डिंग होगा? संविधान। ये मैंने तुम्हें पहले स्टार्टिंग में बताया था, इसलिए ये नहीं लिखे। आज ये टॉपिक हमने पूरा पढ़ लिया, घर जाके इसको याद कर लेना।